ग्रोथ रेट के लिए मैंने जो है आपके लिए पहले ही यहाँ पर बना के रखा है। ग्रोथ रेट की जो है मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को मैं GR से डिनोट कर रहा हूँ। जो हमारा इंक्रीज होता है ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, बेसिकली हमें ये समझना है कि जो रेट है यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी हमारी ग्रोथ हुई है उसको जब हम उतने ही टाइम से, जितने टाइम में वो हुई है उससे डिवाइड कर देंगे तो उस चीज़ को बोला जाता है ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और जो दूसरी है वो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है जो कि हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। अब ये जो है डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद जो है एक और मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर आएगा और फिर दूसरे मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर। बट ये जो सेल होता है ये डिफ्रेंशिएट हो जाने की वजह से मैच्योर रीजन में चला जाता है और ये जो है मैच्योर सेल बन जाता है। जो इसकी डिवाइड की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन जो है इसकी लॉस्ट हो जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज लॉस्ट, और डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाने की वजह से जो है ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता है, और फर्दर डिवाइड ना करने की वजह से जो ये जो हमारा दूसरा सेल है ये वाला, फिर जो ये हमारा ये वाला सेल है ये फर्दर दो जगह डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद फिर से एक जो सेल है उसके अंदर हमारी कैपेबिलिटी जो है देखने को मिलती है, केपेबल ऑफ डिवीज़न। ये जो हमारा सेल है ये डिवीज़न के कैपेबल है, बट जो फिर से हमारा सेकंड सेल आया है वो ऐसा ही है, ये फिर से जो है इनकेपेबल है डिवीज़न के, यानी यहाँ पर फिर से जो है हमें डिवीज़न देखने को नहीं मिलेगी, और ऐसा जो है कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो आप इसमें सिंपली देख सकते हैं कि जो एक सेल है वो बस अपना नंबर 1 से 2 कर रहा है, 2 से 3 कर रहा है, 3 से 4 कर रहा है, यानी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो अर्थमेटिक है, यानी एक लीनियर ग्रोथ है। जैसे कि काउंटिंग होती है 1 से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो है नंबर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, ऐसा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए जो है हम इसको लीनियर ग्रोथ कहते हैं। इसका मैंने आपके लिए यहाँ पर ग्राफ भी बना रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने इनकी इक्वेशन भी लिखी है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं अपनी ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की, तो इसके अंदर आप ये जो है एक, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो ये सेल है, केवल यही जो सेल है वो केपेबल है हमारी डिवीज़न के, और जो इससे जो है फर्दर दो सेल्स आते हैं ये और एक ये सेल, ये दोनों जो हैं ये भी पूरे के पूरे जो हैं केपेबल है डिवीज़न के, और फर्दर जो ये जो दो सेल्स में डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है। तो जो डिवीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हम इसे कहते हैं एक एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रहा है, यानी पावर के फॉर्म में बढ़ रहा है, इसीलिए जो हम इसे ज्योमेट्रिक फेज कहते हैं। तो आई होप आपको अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कि इनकी इक्वेशन क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन की बात करें तो जो हमारा लीनियर फेज होता है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने जो है इक्वेशन पढ़ी होगी अपनी स्ट्रेट लाइन में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो है हमारी एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, जो कि लीनियर कर्व के लिए दी जाती है। ये भी जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ही बनी है, बट इसके बारे में जो है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो आपको इसी के बारे में जानना है, दैट इज़ एल नॉट प्लस आर टी। आपको जो है बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। इसके अंदर क्या होता है, ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद जो केवल एक डॉटर सेल होती है दो में से, वो जो है केवल एक जो है डिवाइड करना बंद कर देती है, और एक जो डॉटर सेल होती है केवल वही डिवाइड करती है। इसके अंदर जो है दोनों की दोनों डॉटर सेल जो है एबिलिटी होती है उनके अंदर डिवाइड करने की, और जो ये है एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। आर जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट और एफिशिएंसी इंडेक्स। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ बेसिकली होता क्या है,
एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है टोटल ग्रोथ विच अकर्स इन यूनिट टाइम इन प्लांट और प्लांट पार्ट। टोटल ग्रोथ अकर्स इन यूनिट टाइम इन प्लांट और प्लांट पार्ट्स। और रिलेटिव ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो होता है ग्रोथ अकर्स इन यूनिट टाइम, ग्रोथ अकर्स इन यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर इन प्लांट और इट्स पार्ट्स। तो आपको जो है इसकी डेफिनेशन जो है बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ बायोलॉजी मैंने आपको लिखवाए हैं। बेसिक काम जो है आपका एग्जाम्पल के थ्रू होगा जो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो है एक लीव देख सकते हैं, ये जो लीव है इनिशियली मैं यहाँ पर आई बना देता हूँ। इनिशियली जो इस लीव का सरफेस एरिया था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बट फाइनली जो इस लीव का सरफेस एरिया था वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। और जो इसके लिए टाइम यूज़ किया इन लीव ने, दोनों के लिए जो है टी टाइम यूज़ किया है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और जो ये लीव थी इनिशियली 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी और फाइनली जो है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई। अब जो इनका टाइम इंटरवल था वो टी था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो टी है वो एक यूनिट टाइम है। टाइम इंटरवल आपको जो है हमेशा इस एग्जाम्पल को अपने साथ रखना है, जिससे कि आपको जो है ये चीज़ एकदम अच्छे से याद रहेगी। तो हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है। एब्सोल्यूट के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो सरफेस एरिया था फाइनल, उसमें से जो है हम माइनस कर देंगे सरफेस एरिया था जो इनिशियल, और उसका जो टाइम है टी जो उसके अंदर यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले था हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से जो है हमने माइनस कर दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर बोला गया था हमें यूनिट टाइम के अंदर, तो यूनिट टाइम का मतलब होता है 1। तो इसके अंदर जो हमारा चेंज आया सरफेस एरिया के अंदर वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, तो टी हम जो है लिख देंगे। अब हमने ये जो है अपनी लीफ 1 के लिए निकाला, मैंने आपको 2 लीफ दिखाई थी, एक जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गई थी, और जो दूसरी थी वो लीफ 2 थी। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में गया था, और इन द टाइम यूनिट टाइम, तो इसके अंदर भी जो है आप लोग देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम टी के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इनकी ग्रोथ है वो सेम आई है। कौन सी ग्रोथ सेम आई है, ये जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, मैं एजी लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सेम। अब जो है मैं आपको लीफ से वापस मिलवाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, फाइनली ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की बनती है 55। तो इनके अंदर जो डिफरेंस आया है वो केवल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया है विद द टाइम टी, जो कि यूनिट टाइम टी है। इसके अंदर इनके अंदर जो है सेम टाइम में सेम डिफरेंस आया है, बट इनके अंदर कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है, वो हमारा पता लगेगा रिलेटिव ग्रोथ के थ्रू। तो आइए जो अब हम जो है इसकी रिलेटिव ग्रोथ को निकालते हैं। रिलेटिव ग्रोथ के अंदर जो फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, सरफेस एरिया फाइनल अपॉन माइनस सरफेस एरिया इनिशियल अपॉन यूनिट टाइम टी इंटू 100। तो इससे जो है हमें एक परसेंटेज मिलेगी, दैट इज़ यहाँ पर जो परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी वो होगी 100%। यानी इसके अंदर जो ग्रोथ हुई है हमारी लीफ 1 के अंदर, वो ग्रोथ कैसी हुई है, 100% ग्रोथ हुई है। यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है हमारी लीफ सीधा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई, यानी सीधा डबल हो गई है। और अगर यहीं हम लोग बात करते हैं अपनी लीफ 2 की, तो इसके अंदर जो फाइनल सरफेस एरिया था वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसमें से हमने माइनस किया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द यूनिट टाइम टी, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारा आता है केवल 10%। तो यानी जो इसके अंदर चेंज हमें देखने को मिला वो केवल 10% का देखने को मिला अकॉर्डिंग टू लीव सरफेस। आई होप आपको जो है ये समझ आया होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी ग्रोथ कंडीशंस, यानी वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर जो है ग्रोथ डिपेंडेंट है, और ग्रोथ के लिए वो कंडीशंस होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो ग्रोथ कंडीशंस में जो हमारी पहली कंडीशन है वो है हमारी वाटर। पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो कि 100% प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए ही चाहिए।
पानी होने से बेसिकली होता क्या है, तो ये जो वाटर है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। एंड सेकंड जो है वाटर का काम वो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो है वर्क कराता है, रन कराता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिएंट्स। ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी तो रेस्पिरेटरी फूड जो है वो बनेगा और एटीपी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। और सेकंड जो है प्रोटोप्लाज्म बनाने में जो है न्यूट्रिएंट्स का ही काम आता है, फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन के थ्रू ही जो है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होगी तभी तो एटीपी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। फोर्थ कंडीशन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हमारा 28 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड्स। फिफ्थ कंडीशन जो हमारी इम्पॉर्टेंट है वो है लाइट एंड ग्रेविटी, यानी जो लाइट होगी तभी जो आपको पता होगा ऑक्सीजन नाम के ग्रोथ प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं लाइट के अंदर। और ग्रेविटी भी ज़रूरी है जिससे कि वाटर वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट है वो हो सके, तो लाइट एंड ग्रेविटी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी देखने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारा एक टिश्यू प्रेजेंट है, या फिर सेल कह सकते हैं आप इसे, टिश्यू और सेल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो ये टिश्यू या सेल जो है इसे हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक होता है उसके पास क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइड करने की प्रॉपर्टी जो है होती है उसके अंदर अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर जो है ये डिवाइड कर चुका है, डिवाइड करने के बाद जो है एक सेल जो है, मान लीजिए ये वाला जो सेल है ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन जो है भूल गया, और ये वाला जो सेल है फर्दर अपना आगे डिवाइड करता गया। वो हम नहीं देख रहे कि वो कैसे डिवाइड करेगा, हमें पता है कि ये भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल है तो ये भी फर्दर उसी तरीके से डिवाइड करेगा। लेकिन अब ये वाला जो सेल है हमारा, इसने जो है डिवीजन की प्रॉपर्टी को भूल गया है, लॉस्ट कर गया है। बट कई केसेस में क्या होता है, कई बार ये क्या करता है, रीगेन कर जाता है, रीगेन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अगर ये अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी को दोबारा से रीगेन कर ले तब हम उस चीज को कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाता है डिफरेंशिएशन करने की, तब हम उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहली बार ये जो है भूला है डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को, तो जो है हम इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अगर फिर से याद कर ले अपनी डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को तो उसे जो है हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। और फर्दर अब ये सेल जो है डिवाइड कर सकता है हमें जैसा कि पता है, तो ये फिर से किस टाइप का सेल बन जाएगा, इस सेल का जो नाम होगा अब होगा मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी टिश्यू। इसको हम लोग जो है प्राइमरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक बार डिफरेंशिएशन होने के बाद फॉर्म हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी टिश्यू। अब जो हमारा ये मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी टिश्यू है, इसको जो है अगर हम लोग डी डिफरेंशिएट करवाएं तो ये जो है एक प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। यहाँ से अगर हमने इसको डी डिफरेंशिएट करा दिया, यानी दोबारा से डिफरेंशिएट करा दिया, ये दोबारा से अपनी जो प्रॉपर्टी है डिवीजन की अगर उसको फिर से भूल गया, तब इसे क्या कहा जाएगा, ये एक प्राइमरी परमानेंट सेल बन गया है, प्राइमरी परमानेंट सेल। और ये जो सेल होते हैं फिर कभी भी याद नहीं कर पाते अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो होते हैं हमारे ट्रैक्यरी एलिमेंट्स, ट्रैक्यरी एलिमेंट्स जहाँ इसके एग्जाम्पल हैं, जो कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कह लीजिए या फिर सेल कह लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये जो हैं भूल जाते हैं फॉर परमानेंटली। सो अगर जो हमारी मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी टिश्यू है उसमें अगर यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन हुआ, यानी अगर वो फिर से भूल गया तब ऐसा होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं भूलता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन होगा और जो है
सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी टिश्यू से जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना है, यहाँ पर हमारा रीडिफ्रेंशिएशन हुआ है, यानी ये फिर से अपनी प्रॉपर्टी को जो है याद कर चुका है डिफ्रेंशिएशन की। तो आई होप आपको जो है ये पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक या फिर डिफ्रेंशिएशन से ही कुछ एक दो छोटे मोटे आपको पॉइंट्स बताता हूँ मैं। जो हमारे सेल्स होते हैं या फिर जो हमारी टिश्यूज़ होती है जो अराइज करती है सेम मेरिस्टेम से, अराइज फ्रॉम द सेम मेरिस्टेम, arise from the same meristem, have different structures at maturity and some have ability to return डिवीजन स्टेट। तो इसमें फिर से वही पॉइंट बताया है जो कि मैंने आपको चार्ट बनाते वक्त समझाया था। कुछ सेल्स और जो कुछ टिश्यू होते हैं वो अराइज करते हैं एक ही मेरिस्टेम से, और वो जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं अपनी मैच्योरिटी के टाइम पे। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग होते जाते हैं। कुछ के पास जो है एबिलिटी होती है अपनी दोबारा से डिवीज़न स्टेज की जो मैच्योरिटी है वहाँ पर पहुँचने की। जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है हमारा, द फाइनल स्ट्रक्चर आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, डिफरेंशिएशन of cell is also determined by location of cell। यानी जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर होता है डिफरेंशिएशन के बाद, यानी जो एक सेल एक बार डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज कर गया है उसको वो जो है एक लोकेशन पर क्या होता है फिक्स हो जाता है, वहाँ से जो है वो नहीं हटता। अगर एग्जांपल की बात करें तो रूट कैप सेल्स जो होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, और ये जो है एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो आपको याद रखना है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रूट कैप सेल्स जो होते हैं हमारे डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है हमारा डिफरेंशिएशन के बाद। इसके बाद जो है कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता उनके अंदर, और उनकी जो लोकेशन होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट। हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है प्रोसेस होता है, दो चीज़ों का प्रोसेस है, वो है हमारी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। अब जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड हम कुछ और भी पॉइंट पढ़ने जाएंगे। इट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल from germination of seed to senescence। सेनेसेंस मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। सेनेसेंस होता है ओल्ड एज। जब भी कोई प्लांट बूढ़ा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं सेनेसेंस हो चुका है उस प्लांट के अंदर। सो डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? डेवलपमेंट इंक्लूड करता है उन सभी चेंजेस को जो कि एक ऑर्गेनिज्म गो थ्रू करता है अपनी लाइफ साइकिल में, अपनी सीड की जर्मिनेशन से ओल्ड एज ऑफ प्लांट तक। ये बेसिकली पॉइंट ये कहना चाहता है डेवलपमेंट वो सारे प्रोसेसेस हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि उस सीड के जर्मिनेट होने से लेकर उस प्लांट के ख़त्म होने तक होते हैं। तो ये जो सेम डेफिनेशन है मैं आपको एक छोटी सी लाइन चार्ट के फॉर्म में समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सीड होता है, सीड के बाद क्या आता है? सीडलिंग आता है, सीडलिंग से जो है वो जुवेनाइल स्टेज में आता है। अब जुवेनाइल का जो मतलब है वो कई बच्चों को नहीं पता होगा।
मैंने यहाँ पर जुवेनाइल लिख दिया है, ये जुवेनाइल है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा या फिर मैं ही कर देता हूँ, दैट इट इज जुवेनाइल। जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, जुवेनाइल का मतलब होता है केवल यंग स्टेज, जो भी यंग हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट ये जो है जुवेनाइल स्टेज में है प्लांट। और इसके बाद क्या आता है, मैच्योरेशन फेज आता है, यानी जो प्लांट है वो मैच्योर होना शुरू करता है। और उसके बाद क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज फ्लावर बियर करता है। और फ्लावर के बाद क्या होता है, वो फ्रूट्स को बियर करता है, यानी अब उस पेड़ पर फ्रूट लगते हैं। फ्रूट के बाद फिर से उन फ्रूट के कुछ सीड्स होते हैं, और सीड्स के बाद फिर से जो है सेनेसेंस हो जाता है उस प्लांट के अंदर, यानी कि वो जो प्लांट है वो ओल्ड स्टेज में चला जाता है, अब जो प्लांट है वो बूढ़ा हो चुका है। सो डेवलपमेंट के अंदर मेरे को इतना ही कुछ आपको छोटी मोटी चीज़ें पढ़ानी थी। अभी भी हम लोग कुछ और भी चीज़ें छोटी मोटी पढ़ेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ। डेवलपमेंट जो होता है हमारा, डेवलपमेंट इज considered as the sum of growth and differentiation। मैंने यही लाइन आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है हमारा ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम होता है। मैंने यहाँ पर क्या बताया था, ये सम होता है। अब जो है हम लोग दो फैक्टर्स देखने वाले हैं जिस पे डेवलपमेंट डिपेंड करता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। एक फैक्टर है हमारा इंट्रिंसिक, जो कि इंटरनली होता है प्लांट के अंदर, और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा एक्सट्रिंसिक। जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसके अंदर आता है हमारा इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, या फिर एक टिश्यू और दूसरे टिश्यू के बीच में। और एक होता है हमारा इंटरसेलुलर, यानी एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट का। जो हमारा इंट्रासेलुलर होता है वो जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है, जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट जो हमारा इंटरसेलुलर होता है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर डिपेंड करता है। मैं PGR लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसको जो है हम लोग फर्दर इसी से डिनोट करेंगे। और ये जो है PGR जो है दो तरीके का होता है, एक तो इंड्यूसर्स होते हैं, एक इसके इनहिबिटर होते हैं, यानी एक वो जो इसको बढ़ावा देते हैं, एक वो जो इसको रोकते हैं। तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ये जो है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, ये जो है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है। मैंने उल्टा लिख दिया, आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। दिस इज इंट्रिंसिक एंड दिस इज एक्सट्रिंसिक। तो ये दो तरीके के फैक्टर हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इंट्रासेलुलर होता है और इंटरसेलुलर होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारा होता है लाइट, ग्रेविटी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सेम वही जो हमने पीछे पढ़े थे, और है वाटर। तो ये जो है कुछ हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, और मैंने आपको इंट्रिंसिक फैक्टर तो पढ़ा ही दिए। नेक्स्ट जो हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होती क्या है? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या है? प्लांट फॉर्म्स, ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। डिफरेंट पाथवेज in response to environment to form different kind of structures, form different kinds of
structures. This ability is called plasticity. This ability is called plasticity. और इसका मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा देता हूं, दैट इज हेट्रोफाइली. हेट्रोफाइली का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीव्स ऑन सेम प्लांट. एक ही प्लांट के ऊपर जो अलग अलग तरीके के लीव्स उगते हैं उसको हम लोग हेट्रोफाइली कहते हैं. प्लास्टिसिटी बेसिकली होती क्या है? प्लास्टिसिटी होती है जो हमारा प्लांट होता है वो कुछ अलग अलग पाथवे को जो है फॉलो करता है. किसके रिस्पॉन्स में? इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में. और उन पाथवेज के थ्रू क्या बनाता है? डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाता है. इस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं. जैसे कि कुछ नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है कुछ प्लांट्स पर, दैट इज हेट्रोफाइली. हेट्रोफाइली क्या है? कुछ सीजन्स में अलग तरीके की लीव्स आती हैं एक ही प्लांट पर और कुछ सीजन्स में जो है अलग अलग तरीके की लीव्स आती हैं एक ही प्लांट पर. अब एक हमारे पास दो तरीके की प्लास्टिसिटी होती है. फर्स्ट जो है वो है हमारी इंटरनल प्लास्टिसिटी. इंटरनल प्लास्टिसिटी, जो हमारी इंटरनल प्लास्टिसिटी होती है वो हमें कॉटन के अंदर देखने को मिलती है. एग्जाम्पल आप पहले नोट कर लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है. नेक्स्ट जो है कोरिएंडर और जो थर्ड है वो है लार्कस्पर. ये जो हैं तीन एग्जाम्पल हैं. जो लीव्स होते हैं, अब इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं. लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप from those in mature. जो लीव्स होते हैं हमारे जुवेनाइल प्लांट के वो डिफरेंट होते हैं शेप में मैच्योर प्लांट से. अब नेक्स्ट जो प्लास्टिसिटी है वो है हमारी एक्सटर्नल प्लास्टिसिटी. इस प्लास्टिसिटी का जो एग्जाम्पल है वो बटर कैप है, सॉरी बटर कप है. अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. ये बेसिकली जो हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा है दैट इज़ हेट्रोफाइली. ये जो है एक इसका एग्जांपल है क्योंकि आपको लीव्स के ऊपर देखने को मिलता है. दैट इज़ एक्सटर्नल हेट्रोफाइली हमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की.